हेलो दोस्तों। मेरा नाम है लक्ष्य। और अब आप में से लोग मेरे को शायद जानते होंगे। मैंने अभी पिछले ही हफ्ते एक बुक का रिव्यू करा था। आज मैं एक और किताब का रिव्यू करने वाला हूँ। और वो जो किताब है ना, मैं वो चाहता हूँ कि वो हर कोई पढ़े। वो एक ऐसी किताब है जो कि खुद में ही एक मार्वल है। उस किताब को ना पढ़ के ना, आप में से बहुत जो भी लोग हैं जो उसे नहीं पढ़ेगा वो बहुत चीजें मिस कर देगा। तो जिस किताब की बात कर रहा हूँ उसका नाम है एन इंडियन पिलग्रिम। ये एक ऑटोबायोग्राफी है सुभाष चंद्र बोस की, अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी। ये सिर्फ इनके कॉलेज के टाइम तक की ऑटोबायोग्राफी है और उसके आगे की जर्नी इसमें नहीं है। तो आज हम इसकी बात करेंगे। और इसकी बात करनी जरूरी भी क्यों है? इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल जो सुभाष चंद्र बोस के लिए बातें होती हैं या जो नेताजी के बारे में बातें होती हैं, तो वो बहुत ज्यादा सेंट्रिक हो गई हैं उनकी मिस्टीरियस डेथ के रिगार्डिंग। बातें हो रही हैं, किताबें छप रही हैं, बहुत अच्छी पेजेस की थिक वॉल्यूम की किताबें छपती हैं कुछ। बल्कि ऑथर्स हैं जो सिर्फ ये जो कॉन्स्पिरेसी है और जो मिस्ट्री है नेताजी की, उसी के रिगार्डिंग किताबें छापते हैं और मार्केट में वो काफी अच्छी चलती भी हैं। बट वो तो चलो ठीक है, वो पॉइंट भी हमारे लिए कंसिडरेबल है ही। हमें जानना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ था। पर उससे ज्यादा जो मुझे लगता है कि जरूरी है वो है कि सुभाष चंद्र बोस, नेताजी तक उनका जो पूरा सफर था वो क्या था। उनके साथ ऐसा जीवन में क्या हुआ था, बचपन में वो कैसे थे, कॉलेज में कैसे थे, उनके सराउंडिंग क्या था। हमें उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए ना। अगर हम चाहते हैं कि हम ही नेताजी की तरह ही बन के निकले, तो हमें उनकी लाइफ पता होनी चाहिए और वो क्या चीज थी जिसने इतना उन्हें इन्फ्लुएंस करा, उसका भी हमें पता होना चाहिए। तो ये जो किताब है, ये किताब हमें वहीं लेके चलती है। और आइए चलते हैं इसमें। तो शुरुआत के जो 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, बर्थ, पेरेंटेज एंड अर्ली एनवायरमेंट, उसमें सुभाष चंद्र बोस में बताते हैं कि उनकी पेरेंटिंग कैसे की गई, उनका बर्थ कहाँ हुआ था। नेताजी का, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था, जो कि उड़ीसा में। तो उसमें बताते हैं कि उनकी जो पूरे फैमिली थी, क्या उनकी फैमिली थी, उनकी पेरेंटिंग कैसे की गई, क्या क्या सराउंडिंग थे उनके। इसी से रिलेटेड पूरा एक ये चैप्टर है जो कि जरूरी भी है समझना, जानने के लिए। तो इसको आप लोग जरूर पढ़िए। इसमें मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा इन 3 चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 2 है फैमिली हिस्ट्री। ये एक बहुत ज्यादा डिटेल्ड फैमिली हिस्ट्री बताते हैं वो, कि उनके जो फादर है, उनके जो ग्रेट ग्रैंड फादर है, उनके ग्रैंड फादर जो है, वो सब क्या करते थे, कैसे वो ब्रिटिशर्स से बहुत ज्यादा उनके लिंक थे, क्या वो उनके ऑक्यूपेशन था, और भी जो उनके मदर साइड के रिलेशन थे। तो इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा अच्छा डिस्कशन करा हुआ है उन्होंने। तो ये भी आप लोग पढ़ लिए। इसके मैं ज्यादा डिस्कशन यहाँ पे कर नहीं पाऊंगा और करने की शायद जरूरत भी नहीं है, या खुद ही पढ़िएगा आप। चैप्टर नंबर 3 है बिफोर माई टाइम। यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। बिफोर माई टाइम में सुभाष चंद्र बोस जो है, वो एक थीम सेट कर देते हैं कि जब उनका जन्म हुआ 23 जनवरी 1897, तब तक समाज में क्या क्या चीजें हो चुकी थी या क्या चीजें हो रही थी। जैसे उसमें वो बात करते हैं ब्रह्मो समाज की, उसी से रिलेटेड बात करते हैं वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, आर्यन समाज की, और राजा राम मोहन राय ने क्या क्या काम किया था। और महात्मा गांधी का भी जिक्र करते हैं वो। अपने जो फादर है, उनके उनके फादर भी, जो जानकी नाथ बोस है, वो एक लॉयर थे पेशे से जब वो कटक में शिफ्ट हुए थे। और उनका उन पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था केशव चंद्र का, केशव चंद्र सेन का बहुत इन्फ्लुएंस था। तो इसमें वो पूरी बात करते हैं कि इन लोगों ने क्या क्या समाज सुधार के लिए काम करे हुए थे और कैसे इनका इन्फ्लुएंस पड़ा उन पे भी। और इसी से रिलेटेड पूरे चैप्टर है। तो एक थीम सेट हो गई है यहाँ पे। अब चैप्टर नंबर 4, एट स्कूल 1। यहाँ से पूरी जर्नी शुरू होती है सुभाष चंद्र बोस की, जिससे कि वो आगे नेताजी बन सके। एट स्कूल 1, स्कूल 1 में क्यों, स्कूल 1 क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 स्कूल में पढ़ाई करी है। स्कूल 1 जो है वो उनका एक इंग्लिश स्कूल था, जो कि एक मिशन के द्वारा ऑपरेटेड था। तो उस स्कूल के जैसे हेडमास्टर थे मिस्टर यंग। क्योंकि वो एक इंग्लिश स्कूल था, तो बहुत ज्यादा फोकस उसमें रहता था कि बच्चों को इंग्लिश कल्चर के बारे में सिखाया जाए। वहाँ बाइबल पढ़ाई जाती थी और इंग्लिश वोकेबलरी पे बहुत फोकस था। वहाँ पे एक अच्छी चीज ये भी थी, जो खुद ही कहते हैं, कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि स्पोर्ट्स, वहाँ पे उसमें बहुत फोकस कर रहा था कि स्पोर्ट्स पे बहुत फोकस है। और उससे भी ज्यादा वहाँ पे जैसे कि मॉरल वैल्यूज है, एथिक्स है, डिसिप्लिन है, पंचुअलिटी है, इन पे भी बहुत फोकस कर रहा था। तो यहाँ उनका स्कूल 1 में उनका जो एनवायरनमेंट था वो ये था। और यहीं से उनकी काफी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई थी। इस किताब को आप पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा कि क्या हाई लेवल था उनकी इंग्लिश का।
और आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, एट स्कूल 2। अब स्कूल 2 1909 में वो स्कूल उन्होंने चेंज कर लेते हैं वो, और अब वो एक हिंदी स्कूल में है, जो कि रेमेश्वर स्कूल है, कटक में वो भी। तो वहाँ पे उन्हें अलग एक्सपीरियंस मिलता है। वहाँ पे जो लोग थे, वहाँ पे जो बच्चे थे, वो ज़्यादातर उनके ही साथ के बच्चे हैं और इंडियन बच्चे हैं। तो वहाँ पे उन्हें वैसा एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो गया। वहाँ के जो हेडमास्टर है, माधव दास, वेंकी माधव दास, सुभाष चंद्र बोस उनसे इतना ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो ये देखते हैं कि यार, कि ये जो हमारे हेडमास्टर हैं, मुझे इनकी तरह ही बनना है। और क्योंकि वो इतने ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ में इतना ज़्यादा फ़ोकस करते थे, तो उनसे ज़्यादा इंस्पायरिंग चीज़ वो अब तक कोई थी नहीं उनके लाइफ में। उनके लिए हेडमास्टर ही बहुत ज़्यादा थे। पर उसके बाद ही एक घटना घटती है उनके जीवन में, कि सुभाष चंद्र बोस अपने एक रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, और वहाँ उन्हें स्वामी विवेकानंद की बुक मिलती है। पहली बार उन्हें स्वामी विवेकानंद से उनका परिचय होता है। तो वो बुक पढ़ने के बाद जैसे कि उनकी लाइफ पूरी बदल गई है। स्वामी विवेकानंद की एक बात वो इसमें लिखते भी हैं, कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय चा। इसका मतलब है फॉर ओन सेल्वेशन एंड फॉर द लिबरेशन ऑफ सोसाइटी। मतलब तुम्हारे खुद के मोक्ष के लिए, खुद के सेल्वेशन के लिए, और सोसाइटी की सर्विस के लिए हमें काम करना है, तो यही गोल होना चाहिए। ये बात सुभाष चंद्र बोस के जीवन में बहुत गहरी उतर जाती है। तभी से ही उन्हें समझ में आ जाता है कि स्पिरिचुअलिटी में उनका काफी इंटरेस्ट पहले से ही था। वो पढ़ते भी रहते थे, उनके स्कूल में भी थोड़ी बहुत पढ़ाया जाता था उन्हें उपनिषद वगैरह, और घर पे भी धार्मिक माहौल था। पर सुभाष चंद्र बोस जब स्वामी विवेकानंद को पढ़ लेते हैं, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि अगर हमें सही में उस ब्रह्म को भी जानना है, अगर सही में उस सत्य तक पहुंचना है, तो वो एक सोशल सर्विस का ही रास्ता है जहां से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का इतना गहरा प्रभाव पड़ता है उनके जीवन में, और रामकृष्ण परमहंस का भी, जो भी उनके टीचर रहे थे स्वामी विवेकानंद के, कि अब उनका जो पूरा सेंटर था, वो वेदांत का बन चुका था। वो हर चीज को वेदांतिक दृष्टिकोण से ही देखना चाह रहे थे। वो मापते भी थे कि क्या वेदांत इसकी स्वीकृति देगा या नहीं देगा। और उसी में आगे वो बात करते हैं कि जब स्कूल में उनके दोस्त थे, तो वो ऐसे ही टहला करते थे। काफ़ी लंबी-लंबी चर्चाएँ हो रही हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा घूमने भी जाते थे। सुभाष चंद्र बोस घूमने पे भी उन्होंने बहुत फ़ोकस करा है अपने बचपन में। वो बहुत ज़्यादा जो रिलीजियस प्लेसेस हैं इंडिया में प्रोमिनेंट, जैसे कि वो वाराणसी भी गए थे, वो वृंदावन भी गए हैं, वो मथुरा भी गए थे, बोधगया भी गए हैं। और उससे थोड़े-थोड़े रिलेटेड उनके जो इंसिडेंट्स थे, उन्होंने वो भी बताए हैं। और आपको जान के शायद हैरानी भी होगी कि वो और जो उनके दोस्त थे, वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते थे कि जितने भी उस वक़्त के प्रोमिनेंट रिलीजियस लीडर्स हैं, उनसे मिल सकें, उनसे समझ सकें। उन्होंने शायद ऐसा, बंगाल में तो 2 सिटीज़ हैं जिनका बहुत ज़िक्र होगा, एक कटक और दूसरा कोलकाता। तो शायद कोलकाता और कटक में उन्होंने शायद कोई ऐसा रिलीजियस लीडर छोड़ा ही नहीं था, जिससे वो मिले ना। वो रवीन्द्रनाथ टैगोर और अरबिंदो घोष से भी मिले थे एक बार। तो इसी से रिलेटेड वो अपने पूरा बताते हैं। इंडियन स्कूल में जो उनका पूरा साथ मिला उन्हें अपने दोस्तों से, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे फ़ोकस करा है, बहुत पढ़ा है, रिलीजियस टेक्स्ट को भी बहुत पढ़ा है। और यहीं से एक, जैसे कि हमें दिखता है कि एक शुरुआत हो रही है उस महान व्यक्तित्व को बनने की। वरना ऐसे वो नेताजी नहीं बन गए थे। नेताजी बनना इतनी छोटी बात नहीं है। आपको ऐसे शायद जीना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, तब जाके आप नेताजी बन सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस हैं अभी वो, तभी मैंने इसका जो टाइटल है, वो ये रखा है, द मेकिंग ऑफ नेताजी। कैसे वो सुभाष चंद्र बोस नेताजी बन सके। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 6, प्रेसिडेंसी कॉलेज। अब कॉलेज में आ चुके हैं सुभाष चंद्र बोस। कॉलेज में भी बहुत बढ़िया बात तो ये हुई, असल में एक चीज़ मुझे याद आती है, क्योंकि तब तक उन्होंने, उनका इतना वेदांतिक दृष्टिकोण हो गया था, कि पहले वो अपने माता-पिता को उनकी प्रेज़ करना ही बहुत बड़ी बात मानते थे। पर जब से उन्होंने स्वामी विवेकानंद उनके जीवन में आए, जब से उन्होंने वेदांत सीखा, जब से उन्होंने गीता पढ़ी, तब से उनके लिए सत्य से बढ़ के कुछ नहीं है। तो हम, उनके जो माता-पिता हैं, वो भी थोड़े से परेशान रहते थे, क्योंकि वो बात नहीं मानते थे। तो इसकी जो शुरुआत होती है प्रेसिडेंसी कॉलेज 1 चैप्टर की, वो ऐसी होती है कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्पेयर था अपने पेरेंट्स के लिए, और वहाँ पे जाके कम नहीं और ज़्यादा हो जाता है। कोलकाता में वो जाते हैं, उनका कॉलेज कोलकाता में था, वहाँ पे और ज़्यादा अच्छे ग्रुप्स बन जाते हैं उनके, और ज़्यादा बड़े ग्रुप बन जाते हैं। वो फिर से वहीं पे डिस्कशन हो रहा है, और वहाँ पे तो बल्कि उनके पास और ज़्यादा फ्रीडम है।
और वहाँ पे जो अलग-अलग स्ट्रीम्स के बच्चे भी थे, अलग-अलग स्ट्रीम्स के उनके जो दोस्त थे, वो सब साथ में बैठे हैं, डिस्कशन हो रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे डिस्कशन हो रहा है। और जैसे मान लो एक दूसरी स्ट्रीम का उनका कोई दोस्त है, उसे अगर सोशल साइंस पता है और दूसरे को आर्ट्स एंड कल्चर से कुछ पता है, तीसरे को कुछ फिलॉसफी से कुछ पता है, तो वो सब मिलके डिस्कशन कर रहे हैं। जिसको जो पता है वो बता रहा है दूसरे को, जिससे कि एक पर्सपेक्टिव बन सके, एक पूरी ओवरऑल ग्रोथ हो सके सबकी एक साथ। तो यही होता है। और इसी में एक किस्सा भी आता है मिस्टर ओ का, आपने शायद सुना होगा, काफी फेमस है वो, कि मिस्टर ओ जो कि वहाँ पे एक प्रोफेसर थे उनके कॉलेज में, वो कुछ ऐसा कर देते हैं जैसे कि जो बच्चे हैं वहाँ पे उनको थोड़ा रिलीजियस सेंटिमेंट्स उनके हर्ट हो जाते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस और उनके दोस्त सब मिलके एक स्ट्राइक लगवाते हैं। फिर उसके बाद उससे ज्यादा कुछ फर्क तो पड़ता है नहीं, और वो दोबारा से एज यूजुअल चलने लगता है। फिर एक दिन फिर से मिस्टर वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि बहुत ज्यादा सुभाष चंद्र बोस और जो उनके दोस्त हैं उनको बुरा लगता है, और उस वक्त वो सोचते हैं कि अब हमें खुद ही हाथ में लेना होगा लॉ, और वो थोड़ा सा उनकी खुद ही पिटाई कर देते हैं। और यहाँ से बहुत बड़ा मोड़ आता है सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी में, क्योंकि उस वक्त के ब्रिटिश सरकार उनका उनकी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक इंग्लिश प्रोफेसर का पीटा जाना, वही बच्चों के द्वारा, भारतीय बच्चों के द्वारा, बहुत बड़ी बात थी। वहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा इसको ऊपर फोकस करती है, कमेटी बिठाती है। यहाँ तक कि ये भी बात आ गई थी कि अगर उन्होंने कॉलेज को शट डाउन करना पड़ा तो कर देंगे। तो बहुत अच्छे से इसमें देखा जाता है कि ऐसा क्या हुआ था। यहीं पे सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी एक पॉइंट जो उनके जीवन में घटा वो ये था कि जब वो एक रिप्रेजेंटेटिव भी थे अपने बाकी सब दोस्तों के, तब उन्होंने बिल्कुल सच का साथ दिया, बिना ये परवाह करे कि उनकी स्टडीज पे क्या इफेक्ट होगा, उनका करियर कहाँ चला जाएगा। उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने बस ये देखा कि जो सही है मुझे वहीं रखना है आगे, और उन्होंने वही करा। उससे ये भी निकला कि उनको रेस्टिकेट भी कर दिया गया। पर उसमें वो खुद बताते हैं बुक में कि इसके बाद मुझे सेटिस्फेक्शन था पर एक, कि मैंने जो भी सीखा, मैंने जो भी पढ़ा था, जो भी मैंने डिस्कशंस करे थे, मैं उस पर खड़ा उतर पाया। मैंने सत्य का साथ दिया, बिना ये जाने, बिना ये सोचे कि इसका मुझ पे व्यक्तिगत रूप में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत एक रेवोल्यूशनरी घटना मैं मानता हूँ जो कि उनके जीवन में घटी, और शायद यही घटनाएं हैं कुछ जिससे कि वो नेता जी बने। बाकी चैप्टर नंबर 8 है माई स्टडीज रिज्यूम्ड। उसमें वो बताते हैं कि क्योंकि उनके जो फादर थे वो काफी ज्यादा ब्रिटिश सरकार में पहुंच रखते थे, तो और कुछ सुभाष चंद्र बोस ने खुद भी अपने क्योंकि वो मेधावी छात्र भी थे, तो उन्होंने खुद जब बात करी दूसरे कॉलेजेस में, तो ये स्कॉटिश कॉलेज है शायद, उसमें उन्हें दोबारा से एडमिशन मिल गया। कॉलेज चेंज हो गया था, यूनिवर्सिटी सेम ही थी। तो वहां पे वो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। फिर उसके बाद चैप्टर 9 है एट कैम्ब्रिज। यहाँ पे उस वक्त जैसे आज का यूपीएससी होता है वैसे वहां पे आईसीएस होता था उस वक्त, इंडियन सिविल सर्विस। तो उनके पिताजी एक बार सुभाष चंद्र बोस से कहते हैं क्या तुम बाहर जाके आईसीएस की तैयारी करना चाहोगे। सुभाष चंद्र बोस ये समझते हैं कि क्यों नहीं करनी चाहिए, मुझे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हालांकि उस वक्त कुछ 8 महीने रह चुके होते हैं, तो वो ये भी कहते हैं कि शायद मेरा हो नहीं पाएगा और मैं वापस ही आना पड़ेगा मुझे, मेरा हो तो पाएगा नहीं, 8 महीने में कैसे हो जाएगा। पूरे भारत के बच्चे वहां पे, भारत के युवा तैयारी करके कर रहे होते हैं वो, पर फिर भी वो चले जाते हैं। कैम्ब्रिज में उन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और लास्ट में ये होता है कि उनका जो सेमीफाइनल जो पेपर होता है आईसीएस को क्लियर करने का, वो उनका निकल चुका होता है। उनकी 4th रैंक आई होती है, और अब बस फाइनल पेपर ही बचा है। अब यहाँ पे वो सोच रहे होते हैं कि मैं आईसीएस का पेपर दूंगा और अगर मुझे नौकरी मिल भी जाएगी तो क्या मुझे ब्रिटिश सरकार के हाथ मजबूत करने हैं, और क्या मैं उनके ही अंडर काम करूंगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जैसे कि दोबारा से दुविधा आ जाती है उनके जीवन में, और वो पत्र भी लिखते हैं अपने घर वालों को, जो घर वाले भारत में थे। तो वो लिख के बताते हैं कि मैं नहीं चाहता ये नौकरी करना। वो पूरा एक माइंड बना भी लेते हैं अपना कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, और मैं करूंगा तो इससे यही होगा कि नौकरी करने के लिए मुझे अपनी आत्मा बेचनी पड़ेगी। तो उनका पूरा मन बन गया होता है, और बहुत ज्यादा लेटर्स एक्सचेंज होते हैं उनके घर वालों और उनके साथ। घर वाले कहते हैं कि कर लो, थोड़े टाइम बाद छोड़ देना। वो कहते हैं नहीं, मुझे नहीं करनी, छोड़नी है तो अभी छोड़ना सही रहेगा। फिर उसके बाद एक बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, उनको अपनी माँ का एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि महात्मा गांधी के रास्ते पे चलो। क्योंकि महात्मा गांधी उस वक्त तक बहुत बड़े फिगर बन चुके थे, तो उसके बाद वो उसी वक्त सब कुछ छोड़ देते हैं, एकदम सब सॉर्ट आउट हो जाता है।
और वो तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ से सब छोड़ के वापस आ जाते हैं भारत और सीधा महात्मा गांधी के पास जाते हैं। महात्मा गांधी को उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहाँ से उनकी आगे की जर्नी शुरू होती है। लास्ट चैप्टर जो है माय फेथ फिलोसफिकल, उसमें वो पूरी फिलोसफिकल बातें करते हैं कि क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने पढ़ी हैं और क्या-क्या उन्होंने समझा है कुछ पिछले कुछ वर्षों में। इसके ऊपर चर्चा करते हैं और एक बात पे वो फोकस करते हैं कि जो सत्य है ना, वो हमें शायद पूरे एब्सोल्यूट का भी पता ही नहीं चल पाएगा। हर एक लेवल का हमें सत्य पता चल जाता है, जो कि कोई भी गलत नहीं। एक इस लेवल का है, एक इससे ऊपर लेवल का है, एक उससे ऊपर का है, पर कोई भी गलत नहीं। तो हमें बस बढ़ते जाना है, सीखते जाना है और अपने आप कभी जब शायद पता चलेगा, उसका हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। बस हमें ये देखना है कि हमारी प्रोग्रेस होती रहे। तो ये इससे रिलेटेड वो बात करते हैं और यही 10 चैप्टर थे इस किताब में। बहुत अच्छी किताब है ये, ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि बिल्कुल बताती है कि हमें ऐसा-ऐसा क्या करना चाहिए अपने जीवन में, जिससे कि हम उस पर्सपेक्टिव को पा सकें जैसे कि सुभाष चंद्र बोस के पास था। और मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा ये बुक, कोई इसमें दो राय नहीं है। आप ज़रूर पढ़िए इसको और बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लगी ये किताब, कैसा लगा ये बुक रिव्यू और मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए थैंक यू।